हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम चंद्रजीत मुखर्जी है और आपका स्वागत है डीकोड आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स से शुरू करेंगे और पूरे सेलिएंट फीचर्स को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 में दिया गया है। इसके अंदर ऐसे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन के ऊपर राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस टू द टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। एक तरीके से देखा जाए तो ये वो हथियार है, ये चैप्टर वो हथियार है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मेंटेन करने में मदद करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भारत में मेंटेन करने में मदद करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का दूसरा एक सरल मतलब है आर्बिट्रेरीनेस। ये सरकार ना कर सके, ये काम करती है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या चीज को लिमिटेशन करती है? द टेरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, इसको रोकती है। और किस तरीके से ये पॉलिटिकल आइडिया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से इस चीज को लिया गया है, उसका लॉजिक ये है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है ये लिया गया है ICCPR के कन्वेंशन से, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है। ये 1966 का एक डेवलपमेंट हुआ था, जिसके बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि आइडिया जो है फंडामेंटल राइट्स का, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ ले जाता है। और अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट या किसी का भी पार्ट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूटिव एक्शन से या लेजिस्लेचर अपने लॉ से अगर वायलेट करता है, तो द अग्रीव्ड पार्टी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर द रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। हाउएवर ये जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है ये एब्सोल्यूट नहीं है। देयर आर सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है। सो दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, यानी कि उनको छुआ जा सकता है, उनको अमेंड किया जा सकता है, बस उनकी स्पिरिट को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। जैसे कि हम लोगों ने एक और चीज देखी होगी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नॉर्मली आप उसको छू नहीं सकते एक्सेप्ट नेशनल इमरजेंसी। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में भी आप जो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द फंडामेंटल राइट, इसको नहीं छीन सकते, बाकियों को आप छीन सकते हो। तो याद रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल नॉट नॉर्मल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, इसके अंदर आप सारे फंडामेंटल राइट्स को छीन सकते हो एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखिए, इससे पहले कि हम लोगों ने एक यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक अगर राज्य है, मान लीजिए हमारा भारत है, इसमें तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के यहाँ पे लोग हैं। तो ऐसा सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अगर लोग हैं तो वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होगा, वैरायटी ऑफ एस्पिरेशंस होगा, ये स्वाभाविक बात है। और उसके साथ साथ अगर सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करेंगे टू गेट देयर एस्पिरेशंस फुलफिल्ड। और अगर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं तो दे कैन इवन हार्म अदर्स फंडामेंटल राइट। तो ऐसा ना हो, इसी के लिए यहां पे जो पॉइंट है वो ये देखा जा रहा है कि कुछ कुछ यहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो है वो इनको देनी चाहिए, ताकि फंडामेंटल राइट्स वाले जो हैं जब उसको यूज करें तो थोड़ा रेस्पॉन्सिबली करें। और दूसरी तरफ यहां पे ये है कि हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, यानी कि जो पूरा राज्य है भारत को चलाने के लिए कुछ फ्रेमवर्क, आप कह लो कुछ फ्रेमवर्क दिया गया है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो भारत जो है वो एक वेलफेयर मॉडल में चल सकता है। तो टेक्निकली ये सरकार की कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सरकार को इन सब में काम करना है। पॉजिटिव का मतलब प्लस पॉइंट नहीं, पॉजिटिव मतलब सरकार को ये काम करना है। और फंडामेंटल राइट में ये है कि सरकार को इंटरफेयर नहीं करना है। सो फंडामेंटल राइट्स आर टेक्निकली नेगेटिव इन नेचर, जबकि टेक्निकली नेगेटिव इन नेचर मोस्टली, और डीपीएसपी जो है वो पॉजिटिव इन नेचर। सरकार को एडिशनल काम करना है, यहाँ पे नहीं करने के उसको पैसे मिलेंगे, काइंड ऑफ नहीं करने के सरकार को जो है उसकी वाहवाही लूटी जाएगी कि अच्छा वो हमारे पर्सनल एरिया में इंक्रोच नहीं कर रही है सरकार। ठीक है। ये थोड़ी सी एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जहां से हम लोगों ने अभी बात करी, इसमें भी वही चीजें लिखी होंगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज अ नोबल फीचर। ठीक है। और यहां पे हम लोगों ने पार्ट 4 में ये दिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। इसमें क्या है, इसको हम लोगों ने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा है। पहला सोशलिस्टिक, फिर गांधीयन एंड फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेड फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो यानी कि पहला वाला क्या था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी था, FR। डीपीएसपी क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। यहां पे भी एक कन्वेंशन बता देता हूं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है। ये भी जैसे वहां पे ICCPR था, यहां पे ये है। ठीक है। दोनों सिस्टर कन्वेंशन हैं। They mark the establishment of a welfare state. DPSP welfare state, याद रखिएगा। However, unlike fundamental right, DPSP is non-justiciable. यानी कि अगर कोई DPSP आपका वायलेट होता है तो आप उसको लेकर के कोर्ट नहीं पहुंच सकते। You cannot enforce them by the courts for their violation. ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जब भी आपको देखेंगे, जब भी सरकार को बहुत सारे पॉजिटिव काम करने होते हैं तो सरकार को चाहिए होता है पैसा। और हम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जा रही थी तो हम लोगों के देश की इकोनॉमिक कंडीशन जो वो काफी ज्यादा पुअर थी, खराब थी। तो उस सेंस में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि सोशल प्रिंसिपल के अंदर या एक वेलफेयर स्टेट के अंदर जो जो चीजें चाहिए होती हैं, विथ टाइम हम लोग के पास पैसे आएंगे तो हम लोग उस चीज को फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर और क्या लिखा हुआ है, देखिए, these principles are the fundamental in the governance of a country and shall be the duty of the state to apply these while making laws। तो लॉ बनाते वक्त, कोई पॉलिसी बनाते वक्त आप डीपीएसपी का जरूर से जरूर ध्यान रखें। लेकिन अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति सोच रहा है कि हाँ मेरा डीपीएसपी वायलेट हो रहा है, सरकार ये काम नहीं कर रही है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मिनर्वा मिल्स केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब भी एक कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, यानी कि एफआर मतलब इंडिविजुअल और डीपीएसपी मतलब सोसाइटी नीड्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में जब भी टसल होती है तो कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। 1980 में सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स कहता है कि हमें इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। हमने कल ही अपने एक वीडियो में डाला है कि किस तरीके से जो है बैलेंस करना बिटवीन राइट्स एंड द डीपीएसपी, इसके ऊपर जो है एक करंट अफेयर्स में क्वेश्चन, एक टॉपिक भी आया किस तरह से ड्यूटीज एंड राइट्स को आप कोरिलेट कर सकते हो। तो यहां पे ड्यूटीज जो है वो एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं सिर्फ ड्यूटी की, तो ड्यूटी भी एक होती है सरकार की जब वो बन जाती है डीपीएसपी, और दूसरा जो ड्यूटी है, और दूसरी जो ड्यूटी है वो है जो सरकार को करनी चाहिए वो है डीपीएसपी, और दूसरी जो है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब डीपीएसपी का जो ड्यूटी का एस्पेक्ट है दैट इज वेस्टेड टू द स्टेट्स, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दैट इज वेस्टेड विद द सिटीजन्स। ठीक है, ये चीज आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि ड्यूटी की किस एस्पेक्ट में बात करी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसको आपको ध्यान से समझना है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये अपने आप में एक एमसीक्यू बन गया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 86th अमेंडमेंट में 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया है, और वो ड्यूटी जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, बच्चों के एजुकेशन से। और ये एक और पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया 4A, पार्ट 4A। ठीक है, और एक आर्टिकल में इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 51A। इसके अंदर कुल 11 ड्यूटीज हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कौन कौन सी वो 11 ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो रिमाइंडर है टू द सिटीजन व्हाइल दे आर एंजॉयिंग द राइट्स। जब आप राइट्स एंजॉय करो तो उसको भी याद दिलाता है कि देखो ये भी आपको करना है, ये भी आपकी ड्यूटी है। ठीक है, इसके लिए बैंकिंग टर्म्स में या इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटी अगर दोनों एक साथ ले सकते हो तो ही आओ, लेकिन अगर सिर्फ एसेट खाना है, लायबिलिटी नहीं खानी, तो ऐसे लोगों की जरूरत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है। तो यहां पे भी यही चीज बताई जा रही है। आगे देखते हैं सेक्युलर स्टेट। भारत जो है वो एकदम सेक्युलर स्टेट है। भारत की सेक्युलरिटी जो है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, इसका मतलब ये है कि भारत में इंडियन गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स, इन द रिलीजियस मैटर्स। क्यों? डिस्क्रिमिनेट करके नहीं देखेगी, लेकिन रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर रिलीजियस मैटर के प्रैक्टिसेस जो हैं वो उसको करते वक्त पब्लिक मोरालिटी, उसको करते वक्त पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी, नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया की सॉवरेनिटी, इंडिया की इंटीग्रिटी, इसको अगर नुकसान पहुंच रहा है या पहुंचने का रिस्क है, ऐसा सिचुएशन में भी जो सरकार है वो इंटरफेयर करेगी उन पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे। ठीक है, दूसरी चीज, सेक्युलर शब्द जो है वो प्रियम्बल में मेंशन किया है 42nd अमेंडमेंट में, लेकिन यहां पे इसको डिफाइन कहीं नहीं किया गया है। प्रियम्बल सिक्योर ऑल सिटीजन्स, सिटीजन्स ध्यान में रखिएगा, ऑल सिटीजन्स बोल रहे हैं, नॉट all people who reside in India, all citizens liberty of thought, belief and worship. The state shall not deny any person equality, state shall not deny any person's equality before the law or equal protection of the law। यानी कि यहां पे एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी। हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेक्युलर स्टेट के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, कौन कौन सा डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकता है। जैसे प्रियम्बल एक हो गया, दूसरा आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 14 में भी सेक्युलरिज्म के बारे में बताया गया कि किसी भी तरीके की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो, व्हिच इंक्लूड्स इवन रिलीजन। ठीक है, उसके बाद 15 भी है, 16 भी है। दोनों केसेस में इक्वालिटी को ही इंश्योर किया गया है, और ये इक्वालिटी जो है वो इक्विटी पे बेस्ड है। इक्विटी, ये 14, 15, 16 जो है ये इक्विटी प्रिंसिपल के ऊपर इनका इक्वालिटी बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 25 में कुछ ऐसी राइट्स हैं जो कि रिलीजियस राइट्स हैं, यानी कि आपके पास फ्रीडम है टू कॉन्शियस, किसी भी तरीके का आप फेथ अगर अपने अंदर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। दूसरा, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, एवरी रिलीजन डोमिनेशन ग्रुप्स बेसिकली और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। देखिए यहां पे भी एक करंट अफेयर्स का इशू है। सेकंड, इस वाले जी वाले पॉइंट में यहां पे कहा जा रहा है कि रिलीजियस डोमिनेशन, एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। खुद का काम खुद से करना, हर एक रिलीजन के पास ये एक प्रावधान है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने से मैनेज कर सके। लेकिन क्या यहां पे हम लोग देखते नहीं है करंट अफेयर्स में कि स्टेट जो है वो टेंपल को रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेटिंग दी टेंपल्स, रेगुलेटिंग टेंपल्स।
तो मुझे ये आप लोग बताइए कमेंट्स में कि क्यों भारत बीइंग अ सेकुलर कंट्री हिंदुओं के टेंपल को मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसको उसकी डे टू डे कामकाज को देखता है, एट द सेम टाइम वो बाकी रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर, बाकी रिलीजन के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता। तो ऐसा क्यों? ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में हम अगर देखें तो कहां कहां पे आपको सेकुलर चीजें दिखेंगी। आर्टिकल 27 में दिखेगा, जहां पे किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से आप रिलीजन के नाम पे टैक्स नहीं ले सकते हो। फिर 28 में उठेगा कि कोई भी एजुकेशन, सरकारी एजुकेशन स्कूल में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। फिर 29 में भी उठेगा कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ये उनके पास ये अधिकार है। Similarly, all minorities shall have the right to speech and administer educational institution of their choice, आर्टिकल 30। तो मेरा इनफैक्ट आर्टिकल 44 में भी, डीपीएसपी में भी ये कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। ठीक है, ये होता है बेसिकली पर्सनल लॉज में, पर्सनल लॉज जो होती है उस पर्सनल लॉज को भी हम लोग जो है सेक्युलर तरीके से देखें, सेक्युलर तरीके से देखें। ठीक है, तो ये सारी इश्यूज थी। नेक्स्ट, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म एक्चुअली कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। ठीक है, इसके अपने नेगेटिव्स हैं, इसके अपने नेगेटिव्स हैं, क्योंकि यहां पे तो कम से कम सरकार चाहे तो गलत प्रैक्टिसेस को रोक सकती है, वहां पे ऐसा होगा नहीं। इसीलिए हेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म दैट इज गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजियस इक्वालिटी। तो ये बहुत 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 यूनिक बना देता है इंडिया को, डिस्पाइट सो मेनी डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर। दैट्स मेक इंडिया अ वेरी वेरी व्हाट शुड आई से, एक यूनिक कंट्री बना देता है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 के अगर आप ऊपर हैं तो आप राइट टू वोट है। ठीक है, ये पहले 61st अमेंडमेंट में 21 था, इसको बढ़ा करके 1988 में अमेंडमेंट करवा के इसको 18 साल कर दिया गया। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक खास करके यूथ की पार्टिसिपेशन को एंटरटेन करने के लिए, पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए। आपको अगर राजनीति से दूर रहना है, या आप कहते हो कि आप यू डू नॉट लाइक पॉलिटिक्स, तो इट्स अ ब्लेटेंट लाई, बिकॉज गांधी जी भी कहते हैं कि आप अगर जिंदा हैं तो आप पॉलिटिक्स के अंदर है। पॉलिटिक्स वो सांप है जो हम लोग को कॉइल की तरह लपेट कर रखता है, उससे निकलने का एक ही तरीका है, यू कीप ऑन फाइटिंग विद दैट कॉइल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरीके की हर्डल हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, वो है तभी हम ग्रो कर पाते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे यूथ की पार्टिसिपेशन की मांग करी जा रही है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ये जो कम कर दिया है एज 21 से 18, ताकि मैक्सिमम यूथ जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में अगर हम यहां पे एक भारत का मैप बनाने की कोशिश करें तो भारत में आप देखोगे कि आप इस स्टेट में हो, वहां से आप साउथ में जाना चाहते हो, आपको वीजा नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे यहां पे डुअल पॉलिटी जरूर है, सेंट्रल एंड स्टेट, लेकिन सिटीजनशिप सिंगल है। यह ध्यान रखिएगा, हम लोग सभी भारतीय हैं, हम लोग पहले बिहारी, महाराष्ट्रियन ऐसा नहीं कह सकते, हम लोग भारतीय हैं विच गिव्स आवर सिटीजनशिप। ठीक है, अच्छा, हालांकि अगर हम कंपेयर करें इंडिया को दूसरे कंट्रीज के साथ, जैसे मान लीजिए इन कंट्रीज लाइक यूएसए, ईच पर्सन इज हैविंग नॉट ओनली सिटीजनशिप ऑफ यूएसए बट आल्सो द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है, हमारे देश में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इन इंडिया ऑल द सिटीजन irrespective of the state in which they are born or reside enjoy the same political and civil rights of citizens all over the country. No discrimination is made between them मतलब between citizens, excepting in few cases such as people in tribal areas, Jammu Kashmir and so on. ठीक है, यानी कि सिटीजनशिप हमारे यहाँ पे सिंगल है, ईच एंड एवरीबडी एंजॉयज सिमिलर पॉलिटिकल सिविल राइट्स, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है एक्सेप्ट फ्यू एरियाज, जैसे क्योंकि ट्राइबल एरियाज है, जम्मू कश्मीर एक समय पे था, तो ये सब सेंसिटिव एरियाज हैं, दे रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट बॉडीज। हमारे देश में इंडिपेंडेंट बॉडीज भी कुछ हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये वोटिंग करवाती है, डेमोक्रेसी को इंश्योर करती है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिख लो तो क्या इंश्योर करा रही है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। दूसरा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सरकार का बही खाता, अकाउंट्स देखती है। ठीक है, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अच्छा यहां पे एक और चीज बता देता हूं, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होती है, इसकी जो रिपोर्ट बनती है ना, ये पैक को देता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्यों रेलेवेंट है आज की तारीख में? ये बनाया गया था 1921 में, और ये 2021 में, 21 से 2021 में इस पैक ने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इसके ऊपर करंट में बहुत सारी आर्टिकल्स भी आए हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के डिस्कशन के समय। आगे बढ़ते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। ठीक है, जो कि हम लोग आने वाले समय में देश को चलाएंगे, जो नौकरशाह हैं उनके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर ये बताता है, निरपेक्ष तरीके से ये सब काम होता है। सेम चीज स्टेट लेवल पे भी होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हर स्टेट में है, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेट सर्विसेज, और वो था ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। ठीक है,
ये लोग इंडिपेंडेंट कैसे हैं? इसलिए हैं क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेनियर है, इनके पास फिक्स सर्विस कंडीशन है, इनकी जो सैलरी होती है वो भी चार्ज्ड होती है, तो बहसबाजी नहीं होती, किसको डिट्रीमेंटल में कम नहीं कराया जा सकता, एक्सेप्ट देयर इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर होती है तो ये सब सैलरी वैलरी में कट आ सकता है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट है वो है इमरजेंसी प्रोविजन। हम बोल ही रहे थे इमरजेंसी प्रोविजन जो है इसको आपको समझना पड़ेगा कि एक एलाबोरेट प्रोसीजर है इमरजेंसी का हमारे संविधान में। ठीक है, रैशनैलिटी यह है कि जब भी कोई ऐसी अननोन एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना, द रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच प्रोविजन इज टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, ठीक है, यह समझना पड़ेगा। और ये जो हम लोग का पैटर्न बदल जाता है, हम लोग फेडरेशन से हम लोग तुरंत यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो कन्वर्जन होता है अंडर द इमरजेंसी प्रोविजन, ये इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको आर्टिकल 368 यानी कि अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, हम लोग इन सब फीचर्स को एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल्स में जाएंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू इतना बड़ा है इसलिए ये एक बार समझ में आ जाएगा, तो आप आने वाले समय में सारे चैप्टर्स को आराम से समझ सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी होते हैं। पहला नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी 2 तरीके का होता है, या तो अगर कोई वॉर हो रहा है या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, ये एक है। ठीक है, दूसरा क्या है, आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, नेक्स्ट, और ये अंतर्गत 352 में आता है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल रूल, इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। इसका ग्राउंड क्या है, 356 में दिया गया ग्राउंड, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैचियोरिटी इन द स्टेट्स और फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज 365। ठीक है, तो 365 यहां पे लिखना है, 365 प्लस 356, इन दोनों को हम लोग लेते हैं अगर, तो ही हम लोग ये स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है आफ्टर ऑल। यहां पे 356 की जगह पे आप 355 आर्टिकल भी देख सकते हो, ये दोनों ही रेलेवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में डायरेक्टली, अगर कोई इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट है, इंडिया की क्रेडिट को थ्रेट है, तो 360 आप लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम, इसको समझते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है दोस्तों पहले ही बताया गया है, पहले में सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, और यहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसमें हम लोग एक तरफ अर्बन को रखते हैं और एक तरफ रूरल को रखते हैं। जो अर्बन वाला है उसको कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज, जो रूरल वाला है उसको हम कहते हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। एक बार ये गुत्थी समझ में आ गई तो यही होता है तरीका पूरे भारत के स्ट्रक्चर का, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का। ठीक है, ओरिजिनली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये नहीं था। लेटर ऑन इन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 में इसको ऐड किया गया एज द 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल, एट द ग्रास रूट लेवल। यहां पे आपको ये लिख सकते हो आप कि ये डेमोक्रेसी जो है इसको ग्रास रूट तक पहुंचाने के लिए ये 3 टियर सिस्टम बनाया गया था, यानी कि ये 3rd टियर बनाया गया था, पंचायत एंड लोकल, अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, अच्छा ये किस तरीके से आप याद करोगे, 73rd अमेंडमेंट इज फॉर द पंचायत, 74th इज फॉर द अर्बन लोकल बॉडी। 73rd के अंदर कौन कौन सी एरियाज पे लॉ बनाए जाएंगे थ्रू द पार्लियामेंट, वो है शेड्यूल 11, और 74th के तहत किस तरीके से लॉज बनाए जाएंगे इन दी म्युनिसिपल लेवल, वो टॉपिक्स लिखे गए हैं शेड्यूल नंबर 12 में। ठीक है, तो पार्ट जो है वो है एक 9 और दूसरा एक है 9A, उसको याद रखिएगा, और कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप ऐसे देख सकते हो कि ये वाला जो चार्ट है इसमें कौन सा आर्टिकल्स कहां तक है, जैसे आप सिटीजनशिप का देख लो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ये चीजें बहुत अच्छी भी हैं, आप ये चार्ट एक बार ही देख सकते हो, यू कैन गो थ्रू दिस चार्ट। अच्छा, उसके बाद यहां पे आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग दिखेगी, ये सब आपको याद कर, ये रहा शेड्यूल्स आपको याद करना है, कौन सा शेड्यूल किसके लिए है। ठीक है, 2 चार्ट इंपॉर्टेंट है, और तीसरी जो चार्ट है वो ये है कि ये वाला चार्ट, ये कौन से कंट्री से हम लोगों ने क्या लिया है। ये 3 चार्ट अगर आपने कर लिया तो बचता है सिर्फ ये फीचर विच इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए 97th अमेंडमेंट में 2011 में हुआ था, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, प्रोटेक्शन दिया था टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, इसका एस्पेक्ट, इसकी इंपैक्ट हमें कहां देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 19 में, जहां पे यू कैन हैव द राइट टू क्रिएट और फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज अ फंडामेंटल राइट। दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल 43 कैपिटल बी में भी ये कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन प्रमोट और अदर शुड प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तीसरा है पार्ट 9B, 9A था, 9 था फॉर पंचायत, 9A था फॉर लोकल अर्बन बॉडीज, और 9B है फॉर द कोऑपरेटिव्स। इसका आर्टिकल्स जो है वो शुरू होता है आर्टिकल 243Z8 से लेकर ZT तक। ठीक है, और ये 9B जो है वो ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ। कोई लोग कहते हैं, हम लोगों ने क्रिटिसिज्म वैसे भी कर लिया है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बोरोड है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये अन इंडियन या एंटी इंडियन है। इसका क्या मतलब हो, इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहां पे कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अन इंडियन और एंटी इंडियन बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशन, द स्पिरिट दैट इंडिया इज नोन फॉर। जैसे दे सेड दैट द फॉरेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट अनसूटेबल फॉर इंडियन, फॉरेन नेचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो अनसूटेबल है फॉर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन सिनेरियो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट के हनुमंथा
या इसको याद रखिएगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने कहा था वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड। इस तरीके से उन्होंने व्यंग किया था। ठीक है, दूसरी चीज आप यहां पे भी देख सकते हो, लक्ष्मी नारायण साहू, इन्होंने क्या कहा था, ऑल्सो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ही ऑब्जर्व दैट द आइडियल्स ऑन विच द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट और रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। दूसरी तरफ अनगांधीयन भी है, मतलब यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनगांधीयन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द फिलोसफी ऑफ आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी। दे ओपाइन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन रेज्ड एंड बिल्ट अपॉन पंचायत, लेकिन अगर ये पंचायत के ऊपर ही, गांधी जी हमेशा कहते थे कि ग्रास रूट्स पे डेमोक्रेसी को ले जाइए, तो अगर पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज इतनी ही रेलेवेंट होती तो ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहती, जबकि ये नहीं थी। ये कहां थी, इसको बाद में ऐड ऑन किया गया है, इन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, यानी कि 1992 में इसको ऐड किया गया है। कितने सालों के बाद, आफ्टर इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 1950 में, और इसको इंप्लीमेंट किया गया पंचायत को ये 1992 के बाद, यानी कि इतने दिनों तक ये अनगांधीयन रही, ऐसा ही एक क्रिटिसिज्म है। ठीक है, एलिफेंटाइन साइज बहुत बड़ा है, इसके बारे में हम लोग ऐसे ही बात कर चुके हैं। लॉयर्स के लिए एक स्कोप है विच मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट एज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये सब वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।